देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो चुंबकीय गुण है उसके आधार पर अब आपको सॉलिड्स को क्लासिफाइड करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि किसी भी सॉलिड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या कारण है, उसका रीजन क्या है। अगर हमारे पास, आपको पता है, कोई भी मेटल एटम है तो मेटल एटम की क्या प्रॉपर्टी होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और किसमें कन्वर्ट होता है, धन आयन में। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। आपको सबको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी अपने एटम के कोश में, बाह्य कोश में दो तरीके से चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में जो किसी भी कोश में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो दो तरीके से लगाते हैं। एक तो वो अपने ऑर्बिटल में घूमते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। दूसरा, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। जैसे हम प्लैनेट से कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और अपने वृत्तीय पथ पर भी घूमते हैं। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और अपने ही अक्ष पर भी घूमते हैं। तो दो तरह के मोशन शो करते हैं, एक तो स्पिन मोशन और दूसरा ऑर्बिटल मोशन। और आपने पढ़ा भी होगा और प्रूफ भी किया गया है, फेराडे ने भी प्रूफ किया है और आपने एक्सपेरिमेंट देखे, पहले भी पढ़े होंगे कि कभी भी कोई चार्ज अगर मूव करे तो उसमें दो तरह के फील्ड जनरेट हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है ही उसमें, क्योंकि वो क्या है, खुद ही आवेश है। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और जब वो मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का क्या कारण है, चार्ज का मूवमेंट। दो तरीके का मूवमेंट, एक तो स्पिन मूवमेंट और एक आपका ऑर्बिटल मूवमेंट। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ अपने स्पिन मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो स्पिन मूवमेंट होता है उसको हम किससे, क्वांटम नंबर में स्पिन क्वांटम नंबर से दिखाते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर से आप कैसे दिखाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से कैसे दिखाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से बताइए। एक तो आप दिखाते हैं प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। क्यों दिखाते हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने अक्ष पर या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ, या इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू को माइनस हाफ। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा दो डायरेक्शन में घूमता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज करिए यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो मैंने मान लिया अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक की तरफ बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 100% साउथ और नॉर्थ पोल बनेंगे। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है तो मैंने माना है कि इसका जो साउथ पोल है वो ऊपर है और नॉर्थ पोल क्या है, नीचे है। ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए किसी भी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, ऑर्बिटल में या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो इनके जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक जिसे हम कहते हैं जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के विपरीत होगा। देखिए यहाँ नॉर्थ, ये साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत। एक ही ऑर्बिटल में जितना मैग्नेटिक मूवमेंट इसने इस डायरेक्शन में किया उतना मैग्नेटिक मूवमेंट ये दूसरा इस डायरेक्शन में करेगा। तो कुल मिला के इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। यानी मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक इफेक्ट या
नेट मैग्नेटिक मोमेंट शून्य हो जाता है। तो यानी कि जहां भी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू ईच अदर। ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने के कारण एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो निरस्त नहीं होगा, जिसके कारण सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। और हम किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट होगा, मेटल होगा, कंपाउंड होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते कैसे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, √n+1, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे सॉलिड में, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए, मान ली जाए हमने कहा यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर सॉलिड को हमने कैटेगराइज किया है। अगर मैं यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, सपोज करिए यहाँ मैंने बड़ा मैग्नेट लगा दिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो जैसे ही यहाँ पर ये वाला सब्सटेंस रखा है, सपोज करिए एक ये वाला सब्सटेंस रख दिया मैंने मैग्नेट फील्ड में, एक ये वाला, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और मैंने यहाँ नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ साउथ पोल लगा दिया, तो जैसे ही नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इलेक्ट्रॉन घूमा, इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या बनेगा, इसका ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जैसे ही मैग्नेट इफेक्ट लगाएगा नॉर्थ टू साउथ, इसके अंदर से भी क्या बन गया, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा लगा जैसे इसने इस मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस से होते हुए यहाँ से गुजर जाएगी, इसके अंदर यानी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। अगर यहाँ सब्सटेंस क्या है हमारे पास, ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और डायरेक्शन क्या है दोनों का अलग अलग, अब मैंने इस पर क्या लगा दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक। अब जैसे ही नॉर्थ टू साउथ पोल, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं होती है नॉर्थ टू साउथ पोल, तो जैसे ही यहाँ प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देंगे, निरस्त, क्योंकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ टू साउथ पोल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, यहाँ बीच में जो सब्सटेंस रखा है वो उसने अपने मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मूवमेंट को निरस्त कर दिया है। तो इस तरह से चली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जैसे बीच में कुछ है ही नहीं, खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो सब्सटेंस रखा है वो क्या है, एक ऑब्स्टेकल है उसके लिए, ठीक है। अब वहाँ उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही, वो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो गया, रुकावट हो गया, ऑब्स्टेकल जनरेट कर रहा है, रुकावट है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होके गुजर रहा। तो ऐसे सब्सटेंस को में क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जितने कोई भी सब्सटेंस हो, अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी। अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट शून्य हो गया तो कोई भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो इस चुंबकीय गुण के आधार पर हमने जो ठोस को अलग अलग कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हमने किया है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। 11th में आपने पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। जब भी आप क्या करते थे, सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे और आप देखते थे कि अगर सारे के सारे ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड, ठीक है, जैसे s में 2, p में 6, d में 10, तो वो सारे के सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुए तो हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में। जो भी उन्होंने नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस किया वो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और
ऐसे सब्सटेंस में कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बहुत इजीली हम कंपेयर करते हैं कि अगर बताइए डायमैग्नेटिक कौन सा है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। अगर उसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या है, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय। और इसका उदाहरण है, ये ऐसे उदाहरण हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे। NaCl, TiO2, V2O5, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, सिंपल हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड है, और ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है। तो ये सिंपल से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको याद कर लेंगे। दूसरा हमारा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। जब भी आप किसी भी सॉलिड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनमें का जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा, यानी कि उसी की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ की डायरेक्शन में साउथ पोल बनेगा। और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर अगर हम ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वो उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये कब है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट शून्य होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉपर +2, Fe+3, TiO, यहाँ TiO2 था, ध्यान रखिए। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हीं को याद करिए। देखिए, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, जो कि हमारे पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, पावरफुल चुंबकीय तत्वों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। देखिए, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कभी भी, यहाँ देख लीजिए, मैंने आप ये सब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन और आकर्षण का खेल है। देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ बीच में क्या है, नाभिक है, ठीक। जैसे ये क्लोज आते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो ये किस तरह से हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स का इससे क्या लगता है, रिपल्शन, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का इससे क्या है, रिपल्शन, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ये क्या देख रहे हैं आप लोग, कि यहाँ देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ हैं और नाभिक एक तरफ है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, माइनस, और नाभिक पे कैसा होता है, प्लस। तो ये क्या बन गया, डाइपोल। क्या बन गया, ये डाइपोल। यानी नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ठीक है, तो ये एटम सारे के सारे छोटे डाइपोल की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दो आवेश का सेपरेशन हुआ, आवेश के सेपरेशन को हम क्या कह रहे हैं, डाइपोल। तो यहाँ पे क्या है, इनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या रहते हैं, एक डायरेक्शन में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये छोटे डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल या डोमेन्स भी बोल देते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स। तो इनमें क्या होगा, डोमेन्स होती हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में
जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो छोटे छोटे डोमेन्स के रूप में रहते हैं, यानी नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो डाइपोल, उन्हें कहेंगे हम कि मैग्नेटिक डाइपोल है छोटा सा। तो उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो बहुत सारे छोटे 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 डाइपोल्स होंगे और छोटे छोटे डाइपोल्स को या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं यहाँ, मैग्नेटिक डाइपोल या डोमेन्स। तो जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और हमने यहाँ क्या अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और एक डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब सारे के सारे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, सारे के सारे डोमेन एक डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे, तो बहुत पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये किसकी तरह, पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ सिर्फ क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ऑर्बिटल्स में, यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज नोन एज डोमेन्स। यहाँ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम कर रहे हैं, डाइपोल की तरह। तो इतने सारे डाइपोल जब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, तो एक पावरफुल मैग्नेटिक मूवमेंट, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या कहेंगे कि एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी एक खास बात है कि जैसे ही आप इसमें से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तो बहुत टाइम तक इसके जो छोटे छोटे डाइपोल होते हैं वो उसी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चुंबक क्षेत्र हटाने पर भी चुंबक की तरह ही बिहेव करते रहते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे पेंच हैं, पेचकस पे चिपकते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी क्या रहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लोहा, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या है, पावरफुल मैग्नेट है। दोनों में अंतर है, पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ जो एटम्स हैं उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे, जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल या डोमेन्स, जिसके कारण पावरफुल मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें भी छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल हैं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोमेन्स हैं, लेकिन जब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, इसके जो डोमेन्स होते हैं वो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल जो होते हैं वो विपरीत दिशा में अलाइन हो जाते हैं। और छोटे छोटे डाइपोल जब विपरीत दिशा में अलाइन हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को निरस्त कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं होती है। इसका एग्जांपल है Fe2O3, MnO, MnO2, Mn2O, ये आप याद कर सकते हैं। पांचवा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। दोनों में डोमेन्स हैं, दोनों में मैग्नेटिक डाइपोल हैं। फिर फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक नहीं करता। तो इसका जो रीजन है वो बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। हिस्टेरिस ग्राफ है, वक्र है, जिससे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ यह देखना है, ये पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है। इसमें भी क्या होंगे, डोमेन्स हैं, मैग्नेटिक छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ डाइपोल विपरीत दिशा में हैं और कुछ डाइपोल जो हैं एक दिशा में हैं। तो जो विपरीत दिशा में हैं डाइपोल वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देंगे, जबकि कुछ ही डाइपोल जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। बहुत सारे उसमें क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे, कुछ सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे। यहाँ सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, यहाँ सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते। लेकिन
सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे, कुछ विपरीत भी होंगे, तो नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट भी होगा, तो कुछ ही नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा जो कि सेम डायरेक्शन के डाइपोल की वजह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक जो है पावरफुल मैग्नेट है, किससे? फेरी से भी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फेरी मैग्नेट जो सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं होती। इसको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं हिस्टेरिस वक्र के आधार पर, ठीक है। अभी आपसे यही पढ़ेंगे जनरल बातें। इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, इसमें से भी हर बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमैग्नेटिक जिसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फेरोमैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, फेरीमैग्नेट में कुछ मैग्नेटिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में होते हैं, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिससे नेट मैग्नेटिक इफेक्ट शून्य नहीं होता, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो बच्चों ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। इस तरह से ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे लिंक पे जाके, मेरे चैनल पे जाके इससे पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं।